तो न्यूज़ वन इंडिया में आप देख रहे हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर चलते। उत्तराखंड की जंगलों में लगी आग का गृह मंत्री ने संज्ञान लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ की टीम को उत्तराखंड भेजा। उत्तराखंड सरकार को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए गए हैं। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल उत्तराखंड का कई जंगल धू धू कर जल रहा है गर्मी की वजह से, और ऐसे में जंगलों में लगी आग का आंकलन लिया गृह मंत्री ने, और साथ ही साथ तमाम जरूरी मदद भी दी है केंद्र की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है उत्तराखंड, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराया गया है। उत्तराखंड में जंगलों में आग लगना आम बात है जब गर्मियों का मौसम आता है, और ऐसे में उत्तराखंड में जंगलों में आग से वन आपदा को काफी नुकसान पहुंचता है। इससे सरकार के राजस्व को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इसके रोकथाम के लिए फिलहाल जरूरी कदम तो उठाए जाते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर गर्मियों में आम हो जाती है उत्तराखंड में। वहीं इसी मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा, उत्तराखंड के जंगलों में आग के संबंध में मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात कर जानकारी ली। आग पर काबू पाने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत एनडीआरएफ एचक्यू की टीमें और हेलीकॉप्टर उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। तो ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है अमित शाह ने। देहरादून में विकराल रूप ले रही जंगलों की आग। वहीं 2020 से अब तक 1263 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। वनाग्नि पर रोक के लिए केंद्र से मिले 2 हेलीकॉप्टर। प्रमुख वन संरक्षण ने अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। संवेदनशील डिवीजन में नोडल अफसरों की तैनाती कर दी गई है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर के जंगलों में आग का तांडव देखा जा रहा है। गढ़वाल से कुमाऊं तक आग से जंगल धधक रहे हैं। टिहरी और चमोली जिले में भी आग ने कहर बरपाया हुआ है। आबादी की ओर आग न बढ़े, इसका खतरा मंडरा रहा है, और इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। जंगलों में आग से दहशत में ग्रामीण है। वनाग्नि को रोकने के लिए यहां पर 12,000 वन कर्मी लगे हुए हैं। वनाग्नि को रोकने के लिए 1300 फायर क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। तो कैसे धधक रहा है ये जंगल, आप खुद देखिए। धुएं का गुब्बार निकल रहा है, भारी नुकसान हो रहा है वन प्रबंधन को, और ऐसे में कैसे आग पर काबू पाया जाएगा, इसके लिए लगातार समीक्षा भी की जा रही है, रणनीति भी बनाई जा रही है। वनाग्नि की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं, और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं, और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। और मैं साथ ही माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वनाग्नि की उधर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद ने वन विभाग की ओर से मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण से संबंधित कराए गए कार्यों का लोकार्पण किया। हरिद्वार वन प्रभाग ने कैंप योजना के तहत महाकुंभ मेला 2021 में जंगली हाथियों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग, हाथी सुरक्षा दीवार, हाथी विरोधी गैबियन संरचना, चौकी निर्माण, वॉच टावर का कार्य किया है। इस दौरान हरक सिंह रावत ने देहरादून और हरिद्वार में एक नगर वन बनाने की बात भी कही। बता दें कि हरिद्वार का ज्यादातर इलाका राजाजी पार्क समेत अन्य जंगलों से जुड़ा हुआ है, जिस कारण आए दिन जंगली जानवर हरिद्वार के रिहायशी इलाके में आ धमकते हैं। इतना ही नहीं, किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे देखते हुए इस बार महाकुंभ से पहले
वन विभाग की ओर से कई कार्य कराए गए हैं। इसमें मुख्य कार्य हाथियों को रोकने के लिए सोलर फेंसिंग दीवार और वॉच टावर है, जिससे हरिद्वार वन विभाग को काफी मदद मिलेगी। पूरे क्षेत्र की जनता उनका धन्यवाद करती है। जो आज ये हाथी रोधक जो दीवार बनाई गई है, ये जो फेंसिंग तार लगाई गई है, कम से कम कुंभ के लोगों को तो सुरक्षा मिलेगी इससे, लेकिन इसके बाद मेरे क्षेत्र के लाखों लोगों को, जो कम से कम 15-20 गांव के लोगों ने खेती करना बंद कर दिया था, मुंजी लगाना बंद कर दिया था, गेहूं बोना बंद कर दिया था, चावल लगाना बंद कर दिया था, इससे आगे जो लोगों को इतना लाभ मिलेगा, लोग अपनी खेती करेंगे, अपनी फसलें करेंगे। और दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने जो अभी यहाँ पर कही है कि अगर थोड़ा बहुत अगर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें आप एस्टीमेट बनवाएं, जो भी उसके लिए 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया चाहिएगा, मैं उसको तत्काल दूंगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाकुंभ में सबसे बड़ी चुनौती जो विशेष करके हरिद्वार में है, ऋषिकेश या स्वर्गाश्रम में है, वो जो हमारे जंगली जानवर हैं, क्योंकि पूरा राजा नेशनल पार्क और जंगल से लगा हुआ पूरा एरिया, ये पूरा कुंभ क्षेत्र का एरिया है। इसलिए हमेशा एक चुनौती हमारे सामने बनी रहती थी कि विशेषकर हाथी, लेपर्ड, टाइगर कई बार कुंभ क्षेत्र में घुस जाते थे। इसलिए हमने 42 किलोमीटर हाथी रोधक दीवार और सोलर फेंसिंग इस बार कुंभ क्षेत्र में जंगली जानवरों का प्रवेश न हो, इससे जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और कुंभ पूरे देश और दुनिया से जो कुंभ क्षेत्र में यात्री आएंगे हरिद्वार, वो भी सुरक्षित रहेंगे। दोनों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत। उधर बीजेपी विधायक खजान दास मस्कूरी दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और जनता का काम न करने वाले अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाल में उनके द्वारा संवैधानिक पदों पर छोड़कर सभी दायित्वधारियों को हटा दिया गया। वहीं जल्द पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री दोबारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पद दिए जाएंगे। खजान दास ने कहा है कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से यहाँ पर सख्ती बरती जा रही। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश और उत्तराखंड में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय है और सरकार कोविड के नियमों को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। वहीं उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी दर्जाधारियों को लेकर जहाँ तक सवाल है, वो पहले ही उन्होंने एक सूची मांगी थी और उस सूची को उन्होंने अध्ययन किया होगा। उसके बाद उन्होंने उस पर एक्शन लिया होगा और उन्होंने सभी दायित्वधारकों को फिलहाल हटा दिया जो संवैधानिक पद पे है, उनको छोड़ करके। किंतु मुझे लगता है कि फिर उस पर अध्ययन कर लेंगे, तुरंत जल्दी अध्ययन कर लेंगे और जो संगठन की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी की आपस में बातचीत करते हुए फिर आगे दायित्वधारियों को बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये भी जो मुख्यमंत्री जी हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। कहाँ कहीं पे जो विचार जो भिन्नता भी कहीं पे भी नहीं है, फिर भी कभी कभी इस तरह से निर्णय जो जनहित के निर्णय होते हैं, जिसको जनता चाहती है, उसके इंगित पे काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि कोविड फिर जो है चरम सीमा पर पहुंच गया है और जिस तरह से जो भारतवर्ष में जो केस उभर करके आ रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए कोविड की जो भारत सरकार के नॉर्म से जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसके निमित्त हमको उसका पालन करना ही पड़ेगा, अपितु बहुत बड़ा नुकसान होने की चांस है। माननीय मुख्यमंत्री जी उधर डोईवाला क्षेत्र के लच्छीवाला में स्थित वन क्षेत्र में आने वाला महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन नहीं होने से पिछले कई महीने से बंद है, जिस कारण पर्यटकों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। पार्क के बंद होने से वन विभाग को राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर्यटक स्थल से अंतिम साल 3 करोड़ रुपए का राजस्व वन विभाग को प्राप्त हुआ था। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ये पर्यटक स्थल प्रदेश की नहीं, अन्य प्रदेशों के पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। उन्होंने कहा है कि इस पर्यटक स्थल से कई स्थानीय बेरोजगारों को भी रोजगार मिलता है, जो इसके बंद होने से नहीं मिल पा रहा है।
लच्छीवाला जो पर्यटक स्थल है वो देहरादून का एक मुख्य पर्यटक स्थल है और यहाँ पर देश विदेश से, हमारे पूरे प्रदेश से पर्यटक अपने परिवारों को लेकर जाते हैं और वन संपदा का लुत्फ़ उठाते हैं। और स्थिति ये है कि ये जो सौंदर्यीकरण इस लच्छीवाला पर्यटक स्थल का हुआ है वो विभिन्न संस्थाओं से पैसे लेके लगभग 4.5 करोड़ रुपए पैसे लेके यहाँ पे पर्यटक स्थल का जो सौंदर्यीकरण है उसका कार्य हुआ है। परंतु पिछले 1 साल से अब तक जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें एक होड़ लगी हुई है कि वो इसका उद्घाटन करेंगे, जिसकी वजह से अब तक ये पर्यटक स्थल चालू नहीं हो पाया। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक आते थे और करोड़ों की कमाई राज्य सरकार को और वन विभाग को होती थी, जिसका नुकसान आज प्रदेश को भी हो रहा है और यहाँ की जनता को भी हो रहा है। वहीं उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, पिछले 24 घंटे में 550 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। एक्टिव कोरोना केस की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है। कोरोना का ग्राफ उत्तराखंड में बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि कुंभ मेला भी स्टार्ट हो गया है। इस कदर कोविड बढ़ना प्रदेश में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने जैसा है और ऐसे में प्रदेश सरकार ये कह रही है कि पूरा इंतजाम है इसको लेकर। रुक करते हैं खबरों का। टिहरी से खबर मिल रही है, आपसी विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया है। आपसी विवाद में की फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 साथियों की जहर खाने से मौत, एक लापता। जंगल में शिकार खेलने गए थे सभी युवक। घनसाली के दुरुस्त कुंडी गांव का ये मामला है। अहम जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। दरअसल घनसाली के दुरुस्त कुंडी का ये मामला है जहां पर आपसी विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 साथियों की जहर खाने से मौत हुई है, एक लापता बताया जा रहा है। जंगल में शिकार खेलने गए थे ये सभी युवक। घनसाली के दुरुस्त कुंडी गांव का ये मामला है। टिहरी से ये खबर मिल रही है, आपसी विवाद में फायरिंग हुई, इसमें एक युवक की मौत हो गई। 3 साथियों की जहर खाने से दरअसल मौत हुई है। चला है कि 4 युवकों की जान गई है और इसमें बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में गई है क्योंकि किसी को गोली लगी और कुछ लोगों ने जहर खाया है। तो इसमें सर्वप्रथम एसडीएम को, क्योंकि वहाँ पर कुछ राजस्व पुलिस का वो क्षेत्र है, तो वो सारी कार्रवाई वो वहाँ पर करेंगे प्रारंभिक, और उसके अलावा शाम तक हमें चूँकि केस ट्रांसफ़र करना होगा पुलिस को, तो इसकी भी वो रिपोर्ट भेज देंगे। लेकिन इसमें पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन है और उनके लोग भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जो भी वहाँ पर देखना है कि किस प्रकार पड़ताल में। उसके अलावा फॉरेस्ट को भी सूचना है क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर शायद ये हादसा हुआ है और उसमें वो प्रतिबंधित हथियार लेकर के कैसे गए थे, तो इन सब की पूरी समुचित जानकारी फॉरेस्ट के, तो इसमें तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा और उसी हिसाब से आगे। उधर कोटद्वार में जंगली हाथियों का आतंक देखा गया। गेहूं की खड़ी फसल में जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने कई बीघा गेहूं की फसल बर्बाद कर दिया। हाथियों के आतंक से काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन नहीं सुन रहे हैं ग्रामीणों की। ग्रामीणों ने गुहार भी लगाई है। ग्रामीण सुरक्षा दीवार बनाने की मांग कर रहे हैं। तो कोटद्वार की यह खबर है जहां पर हाथियों का आतंक देखा गया है। ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं, हाथियों से उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी फसल बर्बाद हुई है। कोटद्वार में जंगली हाथियों का आतंक, कई बीघा फसल बर्बाद कर दिया है हाथियों ने। गेहूं की खड़ी फसल में जमकर उत्पात मचाया हाथियों ने कई बीघा गेहूं की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हाथियों के आतंक से काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है ग्रामीणों की गुहार। कई बार गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सुरक्षा की दीवार बनाई जाए ताकि इन हाथियों से निजात मिल सके। हमारे यहाँ पे समस्या सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे झंडीचौड़ पश्चिमी वार्ड नंबर 37 में हाथी सुरक्षा दीवार, जंगली जानवरों की जो परेशानी है, खासकर हमारे जो टेल क्षेत्र के कृषकों के हैं। आए दिन यहाँ पे जंगली जानवर जो है उसमें मुख्य रूप से हाथी, सुअर,
ये चीज़ आते रहते हैं और किसानों की जो है खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। और कल ही आप देख लो कि कल ही जो है यहाँ पर हाथियों का एक झुंड आया और पूरा ये जो कृषक है हमारे यहाँ पर सुरेश चंद, उसके खेत को तहस नहस कर करके कई जो है कई जगह कई बीघा भूमि खड़ी गेहूं की फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। और जहाँ तक सुरक्षा दीवार की मांग हम बहुत लंबे समय उधर काशीपुर से खबर मिल रही है, जेल में कैदी की मौत का मामला ने नया मोड़ लिया है। कैदी की पत्नी ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। जेल प्रशासन पर यहां पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। जेल प्रशासन ने परिजनों को नहीं दी थी कैदी की मौत की सूचना और ऐसे में बीते 6 मार्च को जेल में कैदी की मौत हुई थी। काशीपुर कोतवाली के अंतर्गत कुंडेश्वरी चौकी का ये मामला है। हम दोनों में अभी भी झगड़ा हुआ था, तो मैंने वो ऐसी बंद करा दिए कि ये थोड़ा डांटेंगे पुलिस वाले तो आ जाएंगे 1 आध दिन में। तो वो आए, इन्होंने चालान काट दिया बिगर हमसे पूछे बिगर साइन झूठ मूठ करके। उसके बाद कोई बात नहीं, चलो यहाँ थाने आए काशीपुर में भी इन्होंने थोड़ा बहुत हमसे पूछा कि कौन है, कि मेरे पति हैं। तो कोई बात नहीं, हमने सोचा कि हल्द्वानी जाएंगे, हम इन्हें सोमवार के दिन छुड़ा के ले आएंगे वकील करके अपना। उसके बाद क्या कहते हैं, हम घर चले गए थे। तो 5 तारीख को ये गए थे और 6 तारीख की शाम को इनकी 5-5:15 बजे मरने की खबर आ गई थी। ऐसा क्या हुआ जेल में जो पुलिस वालों ने मेरे पति को इतना मारा कि उनकी मृत्यु ही हो गई। यानी कि ये एक्चुअली मामला बहुत सिंपल है। ये जो महिला ये आरोप लगा रही है, उन्होंने खुद के पति के खिलाफ तहरीर दी थी कि उनकी बेटी के खिलाफ उन्होंने गलत कार्य किया। हमने भी इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया गया। जब एक माँ ये चीज़ बोलती है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और उनको अगले दिन विदिन 24 आवर हमने जेल भेज दिया गया। उनको मतलब कोर्ट के सामने पेश किया गया, वहाँ से वो जेल भेज गए। जब वो कुंडेश्वरी पुलिस की कस्टडी में थे, उनका मेडिकल किया गया और मेडिकल में उनकी तबीयत नॉर्मल बताई गई है। तो वो झूठे आरोप लगाइए और जितनी हमारी इसमें समझ है, कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मुकदमा झूठा दर्ज करवाया आपके पति के नाम, तो खुद इस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो पुलिस पे आरोप लगा रही है। नहीं, वो मौत तो मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी मेडिकल के जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उससे पता चलेगी। बट जहाँ तक कि पुलिस का रोल है, इसमें मुझे कोई रोल नहीं। 7 मार्च को पेपर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति की जेल में पीट कर एक हत्या कर दी गई है। मैं फिर इसमें पीड़िता से मिला और उसके बाद मिलने के बाद मैंने सारे पेपर्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सारी चीज़ कलेक्ट करी। इसमें इस महिला के इंसाफ के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक जेल में किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में कहा जाता है कि जेल बहुत सुरक्षित है, लेकिन इस घटना से पता लगा कि वहाँ जेल में भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। वहाँ उस व्यक्ति से अमानवीय व्यवहार किया गया और उसको प्रताड़ित किया गया। इसमें एक राहुल श्रीवास्तव जो नाम के व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से पता चला कि वो उस समय किसी मुकदमे में जेल में थे और जेल से निकलने के बाद उन्होंने पीड़िता से संपर्क किया और उसके बाद पता चला कि इसको जो है 4 व्यक्तियों ने बुरी तरह से मारा पीटा है। मेडिकल ये जो 6 तारीख को हत्या हुई है, ये वाकई में हत्या है क्योंकि मेरे सामने की है और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो काशीपुर कुंडेश्वरी के रहने वाले हैं और वो मैं जिस दिन रिलीज़ हुआ हूँ उस दिन की ये घटना है, 6 तारीख की और दोपहर के टाइम की घटना है। ये घटना ये है कि वो व्यक्ति माइंडली डिस्टर्ब थे शायद, और वो गेट की तरफ को बार बार इशारा करके ये कह रहे थे कि मुझे घर जाने दिया जाए। और जेल प्रशासन ने इसी वजह से, केवल इतनी सी गलती की वजह से उसको पेड़ से चिपका के इतना मारा मुंह में कपड़ा डाल के ताकि वो गिर गए। जब मुंह से कपड़ा उस व्यक्ति का निकला तो उसने कहा मुझे घर जाने दो, गाली गलौज भी करा उस व्यक्ति ने। तो जेल प्रशासन ने उसको अपने पैरों की नोकों के जूतों से इतना मारा कि मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके कारण उसे सांस नहीं आई। किसने मारा? कीर्ति नैनवाल एक जेल में सिपाही हैं, उन्होंने मारा। एक हरीश सिपाही हैं, उन्होंने मारा। देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, उन्होंने मारा। देवेंद्र रावत हैं, उन्होंने मारा। इन 4 लोगों ने मारा। आपको कैसे पता? सर मैं उस दौरान जेल में बंद था और उसी दिन मैं रिलीज़ हुआ जिस दिन ये घटना हुई है और उस दिन मैं मौके पे जेल में था। शाम को मैं रिलीज़ हुआ, उस दिन की ये घटना है। ये जो ऋषिकेश से खबर मिल रही है, ड्रग इंस्पेक्टर ने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। ब्लड बैंक और औषधीय भंडारण का निरीक्षण किया। कुंभ मेले को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ दवाइयों के लिए सैंपल भी लिए गए हैं। कमियों को सुधारने के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए।
अभी फ़िलहाल मेरे द्वारा जो यहाँ पे मेला हॉस्पिटल से जहाँ पर दवाइयाँ सप्लाई की जा रही हैं कुंभ के लिए, वहाँ पर निरीक्षण किया गया। उसके बाद अभी ये जो राजकीय चिकित्सालय है यहाँ पर विजिट किया गया। यहाँ पर औषधियाँ किस तरीके से वितरण की जा रही हैं और कैसे रखी जा रही हैं उसका मेरे द्वारा देखा गया है। और इसके अतिरिक्त तो मैंने यहाँ पर और जो ब्लड बैंक है उसका विजिट किया है। हालांकि वहाँ पर कुछ छुटमुट कमियाँ पाई गई हैं, वो उसके उधर ऋषिकेश नगर निगम से 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन नगर निगम की महापौर अनीता ने किया है। दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया है। इसकी विशेषता की एक झलकी आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत की गई और ये नगर निगम, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और नमामि गंगे के सहयोग से, तीनों संस्थाओं के सहयोग से यहाँ पर जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं उनकी एक कार्यशाला का आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया। जो विलुप्त होती अपनी जो संस्कृति है और अपने जो वाद्य यंत्रों को विलुप्त हो रहे हैं, तो नई पीढ़ी को हम कैसे उसको बताएं, कैसे वो समाज के रखें और सजा के रखें इस धरोहर को, उसी का हमारा एक प्रयास है यहाँ पर कि 7 दिन तक। अगली खबर नरेंद्र नगर से है। भारतीय युवा मोर्चा ने किया सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बीजेपी पूर्व सैनिकों के परिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई। ये कहा, देश की सरहदों पर तैनात सैनिकों के दम पर ही देश सुरक्षित है, ये भी कहा है। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत सरकार ने तमाम कार्यक्रम बनाए हैं जिसमें शहीदों के परिवारों से लेकर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों कल्याण की तमाम कल्याणकारी योजना है और उसी में थोड़ा बहुत योगदान हमारी सरकार ने भी किया है। जो पहली बार इस राज्य में शहीदों के परिवारों को, जो युद्ध में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को राज्य में हम लोग स्थायी नौकरी दे रहे हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपए एक मुश्त उनको दिया जाता है और तमाम तरह की सुविधाएं जो राज्य सरकार ने आरक्षण से लेकर तमाम सुविधाएं हमने दी हैं। लेकिन इन सुविधाओं इसका जो दी जाती है इसका शहादत का ये। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।